और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। लास्ट में हम लोगों ने बात करी थी डिफरेंशिएशन की ना। तो डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन था कि अगर हमें किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी करना है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम अगर गिवन है, पोजीशन वर्सेस टाइम अगर हमें गिवन है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा अगर वेलोसिटी निकालने का मन करे, तो हम लोग बोलते थे कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बच्चों, वो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी dx/dt। तो बेसिकली फंक्शन को जो हम लोग बच्चों एक बहुत छोटे पॉइंट पे स्टडी करते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी करना होता था, तो हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते थे। तो ये सब तो ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक प्याज है ना, प्याज के छिलके हम निकालते रहेंगे, तो मतलब एक छिलका है ना, ये एक जो पर्टिकुलर टाइम है, क्या है, छिलका ही तो है। तो इसी तरह से ये तो बात थी डिफरेंशिएशन की, प्याज के छिलके। तो मतलब तोड़ फोड़ तो बात हो गई है ना, जब तोड़ेंगे तो जोड़ना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रक्टिव, है ना, डिफरेंशिएशन बुरा मान जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में जनरली क्या होता है कि, तो ये आप ये समझिए कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये दोनों है ना, दे आर एक्चुअली जस्ट रिवर्स। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे कि हमने एक छोटे से पॉइंट पे वेलोसिटी तो निकाल ली, सपोज इसका रिवर्स गिवन हो, है ना, ये तो हमारा जो था, ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर बच्चों उसका रिवर्स गिवन हो, रिवर्स का मतलब है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता, वेलोसिटी प्लॉटेड है y एक्सिस पे, टाइम प्लॉटेड है x एक्सिस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है और हमसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में देखो क्या करोगे आप। तो अगर मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा लूँ ना इस ग्राफ का, तो क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा टाइम लिया है, जो बेस है, बेस को मैं मान सकता हूँ dt, और ये जो हाइट है, हाइट को मैं मान सकता हूँ y। इसमें बच्चों और एक बात है कि क्योंकि हमने बहुत छोटा थिकनेस लिया है, तो हम मान सकते हैं कि जो कर्व पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ये अजम्पशन हम ले सकते हैं। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, है ना सर, क्यों कर रहे हैं आप ये चीज? तो बच्चों मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमसे सपोज पूछा जाए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, इस वाली v = dx/dt, तो चलो इस इक्वेशन के साथ थोड़ा खेलते हैं। तो इसमें अगर dt को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का चीज आएगा, dx = v dt। तो बेसिकली छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, dx डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। तो ये तो बच्चों रही एक बात कि dt टाइम में, इसको मैं शेडेड कर देता हूं ना, तो कंफ्यूजन ना रहे ताकि कोई। तो इस dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो था हमारा dx। तो ऐसे ही अब ये देखो कि जो फिगर है, इसको हम ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ब्रेक कर सकते हैं, और जो ये स्ट्रिप्स होंगे ये रेक्टेंगल होंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे dt1 लिया, तो अगला क्या हो जाएगा, dt2 हो जाएगा। तो अगर ये, तो dx1 जो आएगा, dx1 का मतलब हुआ कि बहुत छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो होगा v dt1। इसी तरह से दूसरे टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v dt2, सो ऑन टिल जो हमारा लास्ट पीस है ना, लास्ट पीस को मान लेते हैं dxn। तो ये हमारा आ जाएगा v dtn, है ना। मैंने कुछ नया नहीं करा है ना, बस थोड़ा सा फिगर के साथ खेला है कि हमने क्या करा कि जो हमारा फिगर है, इसको हमने बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल से ब्रेक कर लिया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी देखो टाइम के साथ वेरी कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो dx है, dx इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट आया है
वो बेसिकली इस स्ट्रिप का एरिया है। इसको भी थोड़ा आगे देखेंगे ना। तो बेसिकली ये देखो कि ये जो चीज़ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मुझसे पूछे कि इस टाइम से t1 टाइम से t2 टाइम तक क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इन सभी स्ट्रिप्स को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी जो स्ट्रिप्स हैं इनका एरिया, जो उनका सम है, वही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसा कि हम लोग 10th क्लास में करते थे ना, क्या करते थे कि अगर x1 है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल xn, तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे, जैसे मान लो y इज कोई एक वेरिएबल है y, और y को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, तो y को हम बेसिकली क्या लिखेंगे, y को हम लिखेंगे समेशन xn n वेरिंग फ्रॉम 1 to n। कुछ याद आ रहा है ना, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। पूरा लिखने की बजाय अगर 2-3 नंबर हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम लोगों को इस तरह से सिंबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। सिंबल से देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा और, है ना, नीट साफ सुथरा लग रहा है। तो ये तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जब वो यूज होता है जब डिस्क्रीट वैल्यूज हो। डिस्क्रीट मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, 2 अलग है, 3 अलग है, 2, 3, 5, इनमें मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। लेकिन जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं, जब हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम लोग dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, है ना, ऐसे तो करेंगे। तो अगर बच्चों हमसे कोई पूछे वैल्यूज के बारे में कि इन वैल्यूज की क्या खासियत है, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमारी कैसी थी, डिस्क्रीट थी, मतलब 2, 3 इस तरह से, है ना, वो कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं थी। लेकिन जब ये जो वैल्यूज है ना, इनको जब हम ऐड करेंगे, तो ये जो वैल्यूज है ना, जैसे मान लो कि dx1 dx2, तो dx1 और dx2 में लिंक क्या होगा, अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश करें, तो रिलेशन का मतलब क्या होगा कि एक ये ट्रायंगल लिया मैंने, सॉरी एक ये वाला ए स्ट्रिप लिया, फिर जो अगला स्ट्रिप होगा ना उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यानी कि अगर dx1 एग्जांपल ले रहा हूँ बस, है ना, वैल्यूज तो कुछ और होंगे, तो अगर dx1 आपका, यहाँ पे स्पेस है यहाँ लिख देते हैं, तो अगर dx1 आपका 0.001 है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि dx2 आपका 0.0012। तो मतलब मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो हमने ये बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट dx1 और dx2 लिए हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट हैं, वो एक्चुअली में कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि वैल्यूज में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। इसी तरह से जो dx3 रहेगा बच्चों, है ना, dx3 हमारा बच्चों हो जाएगा 0.0013। तो ये वैल्यूज बहुत कंटिन्यूस हैं। तो जब ये एडिशन को हमें एक्सप्रेस करना है ना, तो यहां पे रोल आता है इंटीग्रेशन का। एक्चुअली में इंटीग्रेशन को समझने के बच्चों कई सारे तरीके हैं। एक ये अप्रोच देखते हैं, तो जब बच्चों में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना होगा, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 टिल dxn, जो कि लास्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे बच्चों जब ये कंटिन्यूस वैल्यूज है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें जो डिफरेंस है बहुत कम है ना, यहाँ तक तो क्लैरिटी है। तो इन जब सभी को जोड़ना होगा ना, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम स्पेशल साइन यूज करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसका जो साइन है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है
समेशन, है ना, समेशन बोल दो या सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जहां पे भी आपको ये कहते हैं सांप वाला साइन दिख गया ना, इस सांप वाले साइन का मतलब इतना सा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना, दिस इज इंटीग्रेशन। बस बच्चों इतनी सी है बात। पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों इतना घबराते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। कैसे रिवर्स है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को स्टडी करना होता है, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है कि अगर हमें छोटे छोटे चीजें गिवन है, उनको हमें जोड़ना हो तो हम ये सांप वाला साइन यूज करेंगे, है ना। आगे देखेंगे कैसे निकालना होता है। तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है ना, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। तो एक तो ये एग्जांपल था कि जब हमें छोटे छोटी वैल्यूज को ऐड करना है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है थ्रू एरियाज, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना, फाइंडिंग एरिया। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि मतलब ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है आजकल कि जो सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप लोगों ने सोचा है कभी कैसे आए? सपोज आपको सर्कल का एरिया नहीं पता है, ट्राई करते हैं निकालने की। तो सपोज मेरे पास एक सर्कल है और मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है ना। सर्कल का रेडियस है यार, तो सर्कल का एरिया तो हमें नहीं पता है लेकिन ऐसा मानेंगे कि नहीं पता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सपोज मैंने 2 रिंग्स लिया, एक ये आउटर डिस्क और इनर डिस्क। तो जब इन डिस्क को हम काटते हैं ना, जैसे मान लो मैं इस लाइन के अलाउंग इन दोनों डिस्क को काटूंगा, तो क्या क्या मिलेगा? एक तो हमें बाहर मिलेगा कुछ, जो बाहर वाली डिस्क है ना, एक ये चीज मिलेगी, मतलब हमने ओपन भी कर दिया ना, इस लाइन के अलाउंग हमने कट कर दिया है। तो इस लाइन के अलाउंग जब हम कट कर रहे हैं तो एक तो हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा और एक हमें डिस्क मिलेगा, छोटी डिस्क मिलेगी। पहले बड़ी डिस्क थी, अब छोटी डिस्क थी। सर इससे फायदा क्या हुआ, है ना, डिस्क का तो निकालना ही था, डिस्क फिर से आ गई। तो एक तो मतलब ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो एक तरीका हम और क्या कर सकते हैं कि सेम डिस्क को हम बहुत छोटे छोटे रिंग्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे रिंग्स में इस सर्कल को काट देते हैं। है ना, मैंने रिंग बोला है, तो रिंग बोला है तो बच्चों जो रिंग की थिकनेस है ना, ये ना के बराबर होगी। ना के बराबर होगी, ऐसा समझ लो कि धागे बराबर इसकी थिकनेस होगी ना। तो मैंने बहुत सारी ऐसे रिंग्स ली है, और रिंग्स में इसको काट दिया, मतलब रिंग्स में काट दिया हमने, रिंग्स मान ली सारी, और हम इन सारी रिंग्स को हम इस लाइन के अलाउंग कट करेंगे। तो बच्चों जो सबसे छोटी रिंग होगी उसका एरिया क्या होगा? ना के बराबर होगा, बिल्कुल, है ना, ऐसा मान सकते हैं। फिर उससे बड़ी वाली रिंग, जस्ट बाहर वाली रिंग, ये वाली रिंग। तो बेटा बच्चों जब रिंग हम कट कर देंगे ना, कोई भी रिंग जब कट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रिप आएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमें रिंग लिया है इसका थिकनेस ना के बराबर। तो सपोज सेंटर से r डिस्टेंस से मैंने एक रिंग लिया, तो सरकमफेरेंस क्या होगा? सरकमफेरेंस मीन दिस लेंथ। तो ये लेंथ बच्चों हमारी होगी 2πr, और थिकनेस ना के बराबर है ना। जब भी ना के बराबर की बात करते हैं मतलब बहुत छोटी चीज, और उसके लिए हम यूज करेंगे dr, है ना। इसी तरह से तो होगा। तो क्या करते हैं बच्चों कि जो हमने रिंग्स काटी है ना, इनको एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। तो ये जो हमने एरिया का रखा था स्ट्रिप का, ये सबसे छोटे वाली स्ट्रिप पर रखा था। तो उसके बाद जो अगली स्ट्रिप होगी ना, उसका एरिया थोड़ा और बड़ा होगा उससे, अगली वाली का और बड़ा। इस तरह से एरिया जो है ना बढ़ता जाएगा। और ये एक्चुअली में कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस क्यों होगा कि ऐसा मान लो ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रिप है, तो अगली वाली जो स्ट्रिप होगी ना उसकी लेंथ बस थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये चीज हम अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम क्या होगा ये ऐसा, तो ये चीज चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी ये चीज?
ये चीज चलती जाएगी जब तक सबसे बाहर वाली रिंग नहीं आ जाती। और जो सबसे बाहर वाली रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है उसका। तो इस तरह से हम, अगर हमें किसी सर्कल का एरिया निकालना है तो इस तरह से हम रख सकते हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे बच्चों समझ में, है ना? ये मैंने कोई वो नहीं बनाया है, बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ ये बस एरियाज हैं जो कि रिंग्स लेके हमने सर्कल को माना था। तो ये इस तरह का शेप बनेगा, है ना? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्यों कर रहे हो? बच्चों ध्यान से सुनो वीडियो, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमेजिन अगर करें कि हमें सर्कल का एरिया नहीं पता है और हम सर्कल का एरिया निकालना चाह रहे हैं, है ना? तो कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। तो आपके पास बच्चों ये इस तरह का फिगर बन जाएगा फाइनली। बेसिकली इट विल बी ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनेगा जिसकी हाइट 2 पाई आर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो आउटर मोस्ट स्ट्रिप हमने लिया है उसका जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर होगा, कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल या डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क। है ना? सही कह रहा हूं ना बच्चों? और ये बेस कितना होगा? बेस में थोड़ी सी ट्रिकी वाली बात है, लेकिन अगर, है ना, इसमें ज्यादा कोई सोचना नहीं है। देखो ये स्ट्रिप्स कहां से कहां जा रही है? सेंटर से लेके आर तक जा रही है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये जो बेस है, बेसिकली हमको बता रहा है टोटल थिकनेस कितनी है। जो ये स्ट्रिप्स हैं इन सबकी थिकनेस कितनी होगी? तो ये आर होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया, है ना? ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हमको निकालना आता है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 पाई आर। तो ये चीज आपकी आ गई पाई आर स्क्वायर, है ना? यही तो होता है। तो बच्चों सर्कल का एरिया तो हमने निकाल लिया इस टेक्निक से। क्यों निकाल लिया? क्योंकि जब हमने इस सर्कल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा तो जो फाइनल जो फिगर बन रहा था वो ट्राइंगल बन रहा था और इसका एरिया हमको निकालना आता था। मतलब ये रेगुलर फिगर बन रहा था तो उसके एरिया हमने बड़े आसानी से निकाल दिया था। लेकिन अब ये बताओ मेरे को कि अगर कोई इर्रेगुलर फिगर हो, समझ रहे हो, इस तरह का, अब दिस इज नॉट ए रेगुलर फिगर, तो इस केस में हमें दिक्कत हो जाएगी। इस केस में एरिया कैसे निकालोगे आप? है ना? नॉट ए रेगुलर फिगर। सो हाउ टू फाइंड एरिया? तो यहां पे बच्चों हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना? ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं उसको, वो है इंटीग्रेशन। जब रेगुलर फिगर था तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब इर्रेगुलर फिगर हो गया ना तो उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया में बेसिकली हमने क्या करा था? इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा। तो उसको हम लोग, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में करा था, अगर एक छोटे से स्ट्रिप के एरिया को मैं डीए मान लूं तो ये वाला जो आपका एरिया है ये DA1 हो जाएगा, DA2 एंड सो ऑन। तो टोटल एरिया जो होगा इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 इंटीग्रेशन ना। तो उसको हम लोग से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DA, है ना? एरिया निकालने के लिए इन सबको ऐड करोगे आप, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये साइन, सांप वाला साइन, है ना? काटे का नहीं सांप, ये बहुत फायदा करता है सांप ये वाला। तो ये दिस इज व्हाई वी नीड एक्चुअली इंटीग्रेशन। जब भी हमको छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करना होता है ना, कैसे करेंगे वो तो बड़ा सिंपल सा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मेन ये होना चाहिए कि क्या होता है इंटीग्रेशन और जरूरत क्या है। तो जब भी हमें छोटी छोटी चीजों को ऐड करना होता है तो हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, जैसे कोई भी मैच होता है उसमें 2 टीमें बैटिंग करती हैं, है ना? तो पहले डिफरेंशिएशन बैटिंग कर रहा था, अब इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि इन दोनों के बिना ना, जैसे 2 टीम्स के बिना मैच कंप्लीट नहीं होता, सिमिलरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती। वाह सर, क्या एग्जांपल दिया आपने, थैंक यू। तो अब समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन।
तो बच्चों जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हम जो बता रहे थे, हमने कुछ एग्जांपल्स दिए। तो जैसे होता है ना कि केमिस्ट्री में भी होता है कि आपको एक तो होता है टेस्ट, एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप देता हूं आपको, सपोज एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स आपका आएगा 1, ठीक है ना। तो ये तो डिफरेंशिएशन के बाद आया। तो यानी कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं ना, 1 का इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास x आना चाहिए। तो उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस इज द वे टू राइट। सो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू x। तो ये जो तरीका है ना, ये जो ये मैंने लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएशन भी करते थे, कोई किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, तो यहां पे जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल है x, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअली में ये x प्लस सी होगा, where c is a constant of integration। c is constant of integration। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, है ना, c की जरूरत क्यों है सर? हाँ? सर का मन कर गया? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बताता हूं क्यों करा मैंने ऐसा। तो देखो, ये हमने जब करा था y इज इक्वल्स टू एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन बनाया था। एक और फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन ही बना रहा है। बेसिकली फंक्शन अलग अलग है ना, ध्यान देने वाली बात है। y इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन ही बना रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन हम बोल रहे हैं कि वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? यहां पे आंसर जो हमारा आना चाहिए इंटीग्रेट करने के बाद, वो आना चाहिए बच्चों x प्लस 1। जबकि यहां पे क्या आना चाहिए था? x। तो उसको करने, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मतलब कि अलग अलग फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएशन सेम है लेकिन इंटीग्रेशन में वैल्यू अलग अलग आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये जो हमने पहला प्रोसेस करा था वो डिफरेंशिएशन था, दूसरे प्रोसेस में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। है ना, एक और ले लेते हैं। एक और अब ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब इसका भी डिफरेंशिएशन अब निकालोगे अगर, तो डिफरेंशिएशन जो आएगा y प्राइम दैट विल बी 1। आइला तीनों का सेम आ रहा है डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए बच्चों हमें एक साथ में c भी, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है। तो पहले वाले केस में, है ना, c को हमको 0 लेना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट 0 है। सेकंड वाले केस में इसको c1 बोल देते हैं। सेकंड वाले केस में c2 को कितना होना चाहिए? 1। दोनों को अगर कंपेयर करें हम। और थर्ड केस में, सो बेसिकली c1 इज 0, c2 इज 1, एंड थर्ड केस में दैट इज c3 बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? c3 हो जाएगा 2। तो इस कहानी को सुलझाने के लिए, है ना, हमें c की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जब भी हमें किसी चीज का इंटीग्रेशन करना हो तो वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 था, तो उसका जो इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? मैं रिवर्स कर रहा हूं, है ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में करते हैं, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ए से जैसे b आएगा वैसे b से a आ सकता है।
सेम चीज हम लोग बच्चों यहां पे कर रहे हैं, नथिंग, नो अदर डिफरेंस। तो अब तो आप लोग मुझे खुद ही बता सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आंसर आ रहा है उसको इंटीग्रेट करने पे वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ जाना चाहिए। कैसे? जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारा 2x। तो जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा ना, है ना, ऐसे ही करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन का मतलब रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम लोग कहां गए? यहां से आ गए, अब हमें वापस आना है। तो वापस आने पे क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर आना चाहिए। रूल्स देखेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक टेक्निक समझा रहा हूं। तो कभी भी इंटीग्रेशन निकालना होता है ना, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स। एक और कर लेते हैं, जैसे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना, रिवर्स प्रोसेस, पहले हम यहां से यहां गए, अब हमें वापस आना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो एक्चुअली में हमारा काम आधा हो गया। अगर डिफरेंशिएशन में आता है तो इंटीग्रेशन में गलती होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए बच्चों में कह रहा था कि डिफरेंशिएशन में आपको फोकस करना है, फोकस करना है। अभी भी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एक्चुअली में बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे कि थोड़ा नाम से भी क्लियर हो रहा है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्चुअली लिमिट्स नहीं गिवन होती हैं, लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरा बच्चा अपना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट्स डिफाइन होती हैं। ना, लिमिट्स आर डिफाइंड। तो बच्चों मोटा मोटी जो फर्क पड़ता है इस चीज का, फर्क ये पड़ता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है, जो कि हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था ना, चाहे हम y इज इक्वल्स टू एक्स ले लें, चाहे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ले लें, या y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ले लें, तीनों का जो डिफरेंशिएशन था वो सेम था। लेकिन इंटीग्रेशन है ना, तीनों का अगर आप डिफरेंशिएशन देखो, सो दैट वाज एक्चुअली 1। लेकिन जब हम रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जब हम 1 से इन वैल्यूज पे आप वापस जाएंगे तो आंसर अलग अलग हो रहा है। तो उस चीज को कैसे हम लेके आएंगे? उस चीज को लेके आने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो बच्चों फॉर्मूले निकालेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए निकालेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो उससे भी सरल है, उसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे ना। तो पहले हम फोकस करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो अब हम रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बात फिक्स्ड है
क्या है वो कि इसमें हमको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना पड़ेगा और कोई इसमें तथ्य नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है पावर रूल, जैसा कि डिफरेंशिएशन में भी था। तो पावर रूल में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो एक्चुअली बच्चों हम जो कह रहे हैं ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स नहीं है। तो लिमिट्स का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज पुट नहीं करी है, डेफिनेट है वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इस पूरे टर्म को, तो मेरे पास वापस से ये आएगा, क्या आ रहा है क्या, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, है ना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर n आ जाएगा। हाँ, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही होगा। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को वापस ये मिल रहा है। अगर हम इस अप्रोच से करेंगे ना बच्चों, मैं अप्रोच आपको ये वाली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाई चांस एग्जाम के प्रेशर में हो जाता है ना, अब नॉर्मली भी हो जाता है कि हम फॉर्मूले भूल गए हैं, लेकिन इस तरह से याद करके रखेंगे ना तो हमने जो रट्टा भी मारा है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, x टू द पावर 5 dx। तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्योंकि हमने लिमिट्स अभी पुट नहीं करी है तो हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। x टू द पावर 6/6 प्लस c, है ना, आसान है। सिमिलरली अच्छा बच्चों इसमें एक वो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि ये जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर ऑल n, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, मैं यहां लिख देता हूं, वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट n, मतलब x की पावर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। -1 वाले केस में कुछ और होगा, वो देखेंगे क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, रूट x। तो रूट x का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर हाफ, तो x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा x टू द पावर 3/2 ना, c भी आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नोट कर लिए जल्दी से। हाँ, तो बच्चों ये तो फर्स्ट रूल था, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में था ना पावर रूल, वैसे ही यहाँ पे है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो डिफरेंशिएशन में आंसर आ रहा था, जो डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो वापस से ओरिजिनल फंक्शन आ जाना चाहिए। जस्ट लाइक आपके केमिस्ट्री में फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। दूसरा रूल है बच्चों कि अगर एक कांस्टेंट कोई हो ना, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना हो, तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को मैं बाहर लेके आ सकता हूं और इस तरह से लिख सकता हूं, है ना, दिस इज फॉर कांस्टेंट। वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो हम इस कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं और फंक्शन को
विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। ये चीज तो डिफरेंशिएशन में भी थी, कॉमन चीज है। फोर्थ है कि अगर दो फंक्शंस हैं, इनके एग्जांपल्स नहीं करें, हम एग्जांपल्स कर लेते हैं इनके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ना सीधा फॉर्मूला डाल दो 2x प्लस सी। तो बच्चों जो सी है ना, इसको हम भी मिस्ट्री रहने देते हैं, है ना। जैसे कोई भी मूवी होती है तो उसमें जो सस्पेंस होता है, सस्पेंस तो लास्ट में क्लियर होता है ना, स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगा तो फिर मजा क्या आएगा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसकी में मैं इसको कैसे निकालेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, अब ये रूल्स देखते हैं। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, तो हम लोग 3 को बाहर लेके आ सकते हैं, x dx, और यहां पे बड़े आराम से आप पावर रूल लगा सकते हैं, है ना, कितना आसान। फिर अगला रूल है कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, और हमें उन दोनों को इंटीग्रेट करना है ना, इस पूरे सम को या डिफरेंस को, तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। ये सहूलियत है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, f1 dx प्लस माइनस, डिपेंडिंग की एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, f2x dx। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 को, तो यहाँ पे 2x एक फंक्शन है, 3 एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब कांस्टेंट है ना, तो ये भी एक तरह से फंक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो हम 2x को अलग करेंगे इंटीग्रेट, और 3 को अलग इंटीग्रेट करेंगे। 3 को मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया कॉस के इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। कांस्टेंट को हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा ना इसमें, x में प्लस 3x प्लस c, दैट इज आवर आंसर। द नेक्स्ट रूल इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। है ना, ये तो मुझे खुद ही बता सकते हैं। पहले एक बार मैं लिख देता हूं जरा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। है ना बच्चों, याद रखने, इतने जल्दी भूलने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं कहता हूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि आपको वैल्यू से याद हो जाए। तो ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अब जो मैं लिखने वाला हूं उसका आंसर आप ही बताएंगे, मैं नहीं करूंगा, आप ही लोग को आंसर बताना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए, है ना। हम बार बार बोलते आए हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हाँ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो था साइन एक्स, लेकिन यहां पे हमारे पास साइन है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, माइनस कॉस का। वेरी गुड, है ना, तो माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक सी भी आ जाएगा। सिमिलरली tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज सीकेंड स्क्वायर x, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका इंटीग्रेशन, तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज tan x प्लस c। बच्चों इस अप्रोच से करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। तो बेसिकली मैं तो अब काम, है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम कम कर रहा हूं, आप लोगों को कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वैसे ही इतना मतलब, है ना, नीट पे इतना याद करना पड़ता है, नीट और एम्स में। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो इंटीग्रेशन तो अपने आप ही आ गए ना, फॉर्मूला आधा रह गया।
मुझे पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ऑब्वियसली कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। टेन का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। वेरी गुड। कुछ और फंक्शंस भी रह गए हैं ना, जैसे ई रेस्ट टू पावर एक्स रह गया, उसको भी देख लेते हैं ना इन फंक्शंस को। फिर जो हमारे इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो बच्चों अब जो हमारा फंक्शन बचा, आई थिंक इट्स 6th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स। डिफरेंशिएशन क्या होता था ई रेस्ट टू पावर एक्स का? सेम, तो इंटीग्रेशन ही वही रहेगा, है ना। लॉजिक ये है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा था तो मेरा यही आंसर आ रहा था ना, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की तो मैं मतलब फर्जी है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। फिर आखिरी जब हम पावर रूल की बात कर रहे थे ना, तो उसमें हमने n टू द पावर -1 को नहीं लिया था। तो बच्चों जब इस तरह का फंक्शन होना हमारे पास, है ना, पावर रूल में एक्सेप्शन था, अगर आपने ध्यान से नोट कराओ तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा आप मुझे ये बताओ वो कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था? ln x। वेरी गुड। तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, c हर जगह ऐड करेंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो बस बच्चों इतनी सी थी बात। तो जो बेसिक इंटीग्रेशन के फंक्शंस होते हैं वो अब हम कर चुके हैं। अब हम थोड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर। है ना, y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो है ना, एड प्लस का साइन है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dx ना, पावर रूल लगेगा सीधा सीधा इसमें, तो खत्म है। x³/3 प्लस 2 यहाँ पे बाहर आ सकता है, फिर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर रूल x²/2, 2 गेट्स कैंसिल्ड। यही होगा ना, कुछ नया तो नहीं कर रहा मैं। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x³/3 प्लस x² प्लस c। बच्चों इंटीग्रेशन मैं बार बार बोलता आया हूँ कि जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, इसमें ये हमको 100% नहीं 200% आना चाहिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में, है ना, बारिश होने वाली क्वेश्चंस की, जिसमें आपको भरमार होगी, जिसमें आपको ये टूल्स आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आप करो। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करें, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो और, तो किसी भी सोर्स से देखें, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, है ना। सेकंड ले लेते हैं, y इज टू sin x प्लस माइनस cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका, अगर हम इंटीग्रेशन करना हो sin x माइनस cos x का, तो अलग फिर से दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। sin x dx माइनस cos x dx। साइन का माइनस कॉस, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन होता है? माइनस कॉस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है? साइन। माइनस साइन एक्स प्लस सी। सपोज x प्लस 1/x, है ना, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये हो जाएगा x²/2। यहां पे कौन सा रूल लगेगा ना? पावर रूल नहीं लगेगा यहाँ पे ना, क्योंकि पावर इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना,
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx। तो जहां पे अभी -1 पावर आ गई, -1 पावर में बच्चों रूल अलग है ना, उसमें रूल क्या है, उसमें ये वाला रूल वैलिड होगा। तो ये हो जाएगा आपका ln x प्लस c, ठीक है। एक और फंक्शन लेते हैं जरा, e रेज़ टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको जरा ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को। है ना, इनको ट्राई करिए जरा। है ना, लास्ट और ले लेते हैं, दिस वाज sin x प्लस cos x। एक लास्ट और ले लेता हूँ बच्चों में, secant स्क्वायर x माइनस रूट x। तो इन सभी फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। करो जरा, ट्राई करो इनको। है ना बच्चों, रूल्स गिवन है आपको, वो लगाते रहिए कुछ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मेरे करने से पहले आप कर दो, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ गया है। नहीं भी करोगे तो चलेगा यार, आई वाज जस्ट जोकिंग। फर्स्ट टाइम आप लोग मतलब जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो टेक योर ओन टाइम, है ना, और रटने से बजाय ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन द लर्निंग पार्ट। क्योंकि देखो रटने से ऑब्वियसली बात है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, है ना। रट्टा मार मतलब मूवीज में अच्छा लगता है, हाँ, रट्टा मार गाना भी है एक तरह से, इस तरह से। लेकिन जब हम नीट का पेपर होता है ना, तो रट्टा काम नहीं आता है। ऑब्वियसली बायोलॉजी केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब हम फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें उन सब्जेक्ट्स में आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा, बिना उसके भैया नहीं होगा। तो देखते हैं फोर्थ वाला, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ना पहले तो पढ़ दी है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसकी। ये हो जाएगा x³/3 प्लस c, सॉरी 4th है ये वाला। फिर आया आपका 5th, रूट एक्स प्लस साइन एक्स। तो रूट एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा। रूट एक्स का हो जाएगा x⁴ 3/2 अपॉन 3/2। क्योंकि बच्चों ये देखो क्या है, रूट एक्स है ना, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x⁻², बस इतनी सी है बात, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंफ्यूजन हो ना, तो अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है। कौन सा फंक्शन है वो, माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। फिर अगला था अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेट। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी, है ना। कितना मस्त। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो मतलब ये है कि एक तरह से हम खेल रहे हैं, है ना। पहले तो हम डिफरेंशिएट करो भाई, हम इंटीग्रेट कर देंगे ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जैसा चल रहा है ना। 7th क्या था, sec² x माइनस रूट एक्स। तो sec² x को अलग इंटीग्रेट कर देंगे और रूट एक्स को अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sec² x है, tan x। ये क्या है, रूट एक्स इज एक्चुअली व्हाट, x⁻², x⁻³ 3/2 2/3 प्लस c।
तो ये बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें हैं इंटीग्रेशन की, जिससे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एज ए फाइनल थॉट मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर्स ऐसे है ना कि बिना प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा ना। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, चाहे कोई भी आप वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन ले लो आप, चाहे विराट कोहली हो गया, डेविड वार्नर हो गए, तो ये आपको क्या लगता है कि सब ये कहते हैं अपने 5 स्टार होटल में बैठ के सोते रहते हैं? नहीं, ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जितना एक्चुअली हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हम एक्सेल करते हैं। तो इनको आप ट्राई करिएगा घर पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। है ना, साइन एक्स माइनस क्या ले लें यहाँ पे ले लेते हैं रूट ऑफ एक्स। बच्चों एक्चुअली में मेरी लिमिटेशन ये है ना कि आप लोगों को अभी हमने ज़्यादा बताया नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो ये फॉर्मूले पढ़ा है इसमें गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एक तरह से मतलब बच गए ना, अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन देंगे। बच्चों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, है ना, ये तो हो ही जानी चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ट्राई करिएगा।